नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है वीकेंड चर्चा का। देश में एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा गर्मा गया है। जो आपको बता दें कि बिहार चुनाव का बिगुल इसी साल के अंत तक बजना तय है। सूबे में जैसे चुनाव का समय करीब आ रहा है और वैसे वैसे देश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियों ने जीत की ताल ठोकते हुए जहां अपनी बाजी मारने की बात कह रहे हैं। प्रदेश में जिस तरह चुनाव की आहट बढ़ गई है, वैसे वैसे नेताओं की घबराहट पूरी तरह से सातवें आसमान में पहुंच गई है। चुनाव के सीजन से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है। वो बयान पहली बार राहुल गांधी की ओर से नहीं दिया गया, वो कई बार इस बयान को दोहरा चुके हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने क्या सवाल किए हैं, वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। जहां चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली करना क्यों की गई धांधली, ये सवाल पूछा गया है। फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया, ये सवाल राहुल गांधी का है। मतदाता फीसदी का बढ़ना, और यही नहीं, चौथा सवाल है फर्जी मतदान को ठीक वही लक्षित करें जहां भाजपा को जीतना है, सबूत छिपाना। ये 5 अहम सवाल हैं जो राहुल गांधी की ओर से उठाए गए हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली करना, दूसरा सवाल फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ना, मतदाता फीसदी को बढ़ना, यानी कि जो मतदाता फीसदी है वो क्यों बढ़ी, ये सवाल पूछा गया। और साथ ही फर्जी मतदान को ठीक वही लक्षित करना जहां बीजेपी हार रही थी, सबूत छिपाना, ये सवाल पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ पिछले साल 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। महायुति को 230 सीटों पर जीत मिली थी, भाजपा ने 132 सीट जीती थी, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी ने उन्हें 57 सीट मिली, एनसीपी अजीत पवार वाली पार्टी को यानी कि 41 सीटें मिली। महायुति की सरकार बनती है, कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी एमवीए 46 सीटों पर ही सिमट गया और अब तक उसकी हार की पूरी तरह से बौखलाहट अब देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ तैयारी की जा रही है बिहार चुनाव की, इन सब के बीच राहुल का मैच फिक्सिंग वाला बयान कितना कारगर साबित होगा वो देखने वाली बात होगी। तो राहुल का आरोप, बीजेपी ने 5 स्टेप में जो ये पूरा महाराष्ट्र का मैच फिक्स किया गया था उस पर सवाल पूछा गया है। चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति की, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए और इन सब के बीच क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिली वो आपको सुनाते हैं। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है, विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। इसका मतलब है कि वो हार मान गए।
हर हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें हैं वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी भी इसे शर्मनाक बयान बता रही है और साथ ही कई तरह के सवाल दागती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच जो 5 स्टेप में सवाल पूछे गए हैं वो एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या सवाल पूछे गए हैं राहुल गांधी की ओर से। पहला सवाल, चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली करना, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ना, वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया, जिन इलाकों में भाजपा को हार का डर था वहां फर्जी वोट डलवाए गए और फिर सबूतों को छुपाया गया। ये सवाल ताबड़तोड़ पूछे गए हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल किए हुए। ये 3 बार ऐसे बयान राहुल गांधी दे चुके हैं। 26 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के बेलगावी में पहुंचे थे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ था। महाराष्ट्र की 118 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 72 लाख मतदाता जोड़े गए, जिनमें से 102 सीटें बीजेपी ने जीती। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। वहीं 7 फरवरी को फिर राहुल गांधी बयान देते हैं। 7 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई, वोटर लिस्ट में नए वोटर को यानी कि मतदाता को जोड़ा गया ताकि भाजपा की जीत हो सके। फिर यही बयान 20 अप्रैल 2025 को अमेरिका के बोस्टन में कहा था कि महाराष्ट्र में 5:30 से शाम 7:30 बजे के बीच में 65 लाख वोटिंग हुई। एक वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। 1 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। इस हिसाब से रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि उनके दावों में कितना दम है। तो हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू कराएंगे, फिर उसके बाद चर्चा में चलते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार उनके दावों में कितना दम है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर चलते हैं चर्चाओं में। वरिष्ठ पत्रकार नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मुकेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस से शशांक जी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल मुकेश जी आपसे ही होगा। 5 गंभीर सवाल, और राहुल गांधी पहली बार ऐसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी सवाल किया था कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए गए, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से नियुक्तियां की, वो वोटिंग का जो आंकड़ा था जरूरत से ज्यादा दिखाया गया, और जिन इलाकों में भाजपा हार रही थी वही सबसे ज्यादा वोट पड़े और सबूतों को छिपाने का प्रयास किया गया। क्या कहेंगे? मुकेश जी। मैं बताना चाहूंगा कि जो उस पार्टी के ये अध्यक्ष बोल रहे हैं, जिस पार्टी में खुद भी चुनाव नहीं होता है कभी, और जिन्होंने कभी मतलब आज उस पार्टी का अध्यक्ष या मुखिया चुनने के लिए कोई चुनाव नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं इनकी पार्टी में, हमेशा परिवारवाद हावी रहा। 70 साल अगर इन्होंने देश पे शासन किया तो तभी 70 साल शासन किया। दूसरी चीज ये कितना हमारे संविधान और कितना संवैधानिक पदों की वो करते हैं सम्मान। जब इन्होंने धाकड़ जी के लिए बोला, उनकी एक्ट की, धाकड़ जी की, हमारे उपराष्ट्रपति जी की, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की, तो उनसे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि वो हमारे भारतीय लोकतंत्र या भारतीय लोकतंत्र के जो भी संवैधानिक पदों पे बैठे हैं उनका कितना सम्मान करते हैं। ऐसे पार्टी के मुखिया जो हमेशा उटपटांग बयान देते हैं, और शायद उनका नाम भी इसीलिए इस तरह से रखा गया, जो कॉमिक्स में कार्टून कैरेक्टर का रखा जाता है, इस तरह से उनका नाम पड़ गया पूरे भारत में। आज जिन राज्यों में, उनके 5-7 राज्यों में जो उनकी सरकार है, गठबंधन सरकार है कर्नाटक को लेकर, तो वहां देखिए वहां क्या जीत इनकी इन्हीं सब चीजों से हुई है क्या? फर्जी वोट डलवा के हुई है, फर्जी नाम जोड़ के। सिर्फ ये जो महाराष्ट्र का मुद्दा इतनी देर से उठाना, क्योंकि बिहार में चुनाव इस साल के आखिरी तक होने हैं,
तो इसका मतलब है कि ये महाराष्ट्र का जब हार, इनकी करारी हार हुई महाराष्ट्र में, अब बिहार का चुनाव है, तो इनको अब चुनाव तो जीतना नहीं है, तो अब उस इसी तरह की ऊटपटांग बातें करके संवैधानिक पदों का हंसी उड़ा के, चुनाव आयोग के सवालिया निशान उठा के, चुनाव आयोग, अगर राहुल गांधी इतना ही पढ़े लिखे हैं और इटली के डीएनए में इतना ही दम है, तो उनको पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, उस पर किसी सरकार या किसी का अधिकार नहीं होता है। लेकिन चुनाव अगर वो आयोग से ऐसा पहली बार तो ये बयान दे नहीं रहे हैं, 3 बार अगर ऐसे ही बयान लगातार देते हुए नजर आ रहे, किसी इलाके में वोटर का बढ़ना मुमकिन नहीं है, तमाम ऐसे सवाल, वो अमेरिका से लेकर दिल्ली में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऐसे सवाल उठाते हुए नजर आते हैं मुकेश जी, तो जांच होनी चाहिए कि नहीं? देखिए उनका आईक्यू लेवल कितना है वो आप और हम सभी अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी जी का आईक्यू लेवल कितना है, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य तक नहीं उन्हें पता था कि क्या उद्देश्य है उसका। और जिस तरह के वो बयान देते हैं, केरला में देखिए उन्होंने जो गाय मांस को उचित बताया, और बहुत से ऐसे बयान हैं उनके जो बिल्कुल बचकाने हैं, जो शायद हमारे यहाँ कक्षा 5 का बच्चा भी उससे होशियार होता है। तो ऐसे नेता प्रतिपक्ष है मुकेश जी, नेता प्रतिपक्ष देश के, ऐसी बयानबाजी मत करिए उनके लिए। नहीं, नेता प्रतिपक्ष है तो उसके लिए उनका बौद्धिक स्तर उस स्तर का होना चाहिए ना। आज वो चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं, आज वो हमारे उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई भी संवैधानिक पद पे क्या नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए जो किसी शशांक जी, इलेक्शन कमीशन बहाना है अपने आप को हार से बचाना, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी। साथियों को मेरा प्रणाम, और मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भी बयान प्रस्तुत किए हैं वो राहुल गांधी जी ने नहीं, देश के नेता प्रतिपक्ष ने एक आवाज उठाई कि सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि जो बीज उन्होंने बोया था वह आज वृक्ष का रूप ले चुकी है। मैंने अभी अभी आपके व्हाट्सएप पर भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है टाइम्स ऑफ इंडिया से, जो कि वर्ष 2009 की है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान दिया गया था कि ईवीएम हैव बिकम इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन फॉर कांग्रेस। जब भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की और आज कांग्रेस पार्टी इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देश में निष्पक्ष चुनाव की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को साथ आकर अपनी ही बात पर कायम रहते हुए ईवीएम के विरुद्ध जायज जांच करवा ले, संयुक्त संसदीय समिति का गठन करते हुए इस पर सर्वसम्मति बना लेनी चाहिए और एक जांच करवा लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी कोई व्यक्ति नहीं है, वे देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वे खुद एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्हें इस पद से अलग करके या पार्टी से अलग करके उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति बताकर उनकी बयानों की इस प्रकार से आलोचना करना उचित नहीं है। राहुल गांधी जी अगर बोल रहे हैं तो देश की सरकार का विपक्ष बोल रहा है या सदन का विपक्ष बोल रहा है, और विपक्ष को जहां लगेगा। लेकिन शशांक जी, जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहां पर इस्तीफा दे दे, फिर उसके बाद देखा जाएगा दोबारा चुनाव होगा। तो ये बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है तो करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम पर उंगली उठाना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, तो इस्तीफे की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, हम स्वागत करते हैं। और हम उसके बाद मेरा वादा है कि सभी राज्यों में कांग्रेस की तमाम सरकारें त्याग पत्र देगी और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं। ठीक है नीरज जी, चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है, उनके दावों में कितना दम लग रहा है कि बिहार चुनाव टारगेट? देखिए आरती जी, मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह से बात कही उसमें उन्हें मुझे लगता है कि थोड़ा सा संशोधन कर लेना चाहिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, और नेता प्रतिपक्ष जो है सदन का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। पहला नेता सदन होता है, नंबर 2 पे आते हैं नेता प्रतिपक्ष। तीसरी बड़ी बात कि आपने हरियाणा के चुनाव में भी देखा, ईवीएम को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए गए, मशीन की बैटरी फुल रही और मशीन में वोटिंग भी चलती रही, ऐसा संभव नहीं है।
हिंदुस्तान के केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, बाद बाकी सारी पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठाए, उन्होंने तमाम चीजें बताई। आपने भी कहा, हम भी मानते हैं कि एक इंडिविजुअल संस्था है चुनाव आयोग, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उसका निर्वाचित नहीं करते, भारत सरकार ही निर्वाचित करती है। इलेक्शन कमीशन पर तमाम राजनीतिक दलों ने उंगलियां उठाई, उन पर इस तरह की बात करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, निश्चित रूप से उस तरह की तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पे देखा गया है प्राय तमाम लोगों के वोट काट दिए जाते हैं, तमाम लोगों की लिस्ट में से नाम गायब हो जाते हैं, और वो इलाके चिन्हित भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि चिन्हित नहीं होते, उन्हें पता है कि ये वोट हमें नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि एक 65% जनसंख्या वाले एक समुदाय का व्यक्ति वहाँ रहता हो 65% विधानसभा में, उसके बाद भी वहाँ दूसरे पक्ष का आदमी, दूसरी बिरादरी का आदमी जीत जाए? जबकि आज की तारीख में जो चलन है हमारे देश में चुनाव का, वो जातिवाद सबसे ज्यादा हावी है, बिरादरीवाद सबसे ज्यादा हावी है, तमाम ऐसे चीजें हैं। राहुल गांधी ने सरकार को आईना दिखाया है, इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाया है कि इस तरह की चीजें, चूंकि नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार को और समाज को आईना दिखाने का होता है, वो उन्होंने अपनी बात कही है। मुझे लगता है तमाम जगह धांधलियों की बात आती है, जहां पूरी, जैसे मैंने हरियाणा वाला उदाहरण दिया आपको, और भी कई जगह उत्तर प्रदेश में तमाम जगह का, महाराष्ट्र में भी तमाम जगह ऐसा हुआ है। लेकिन इन सब चीजों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निश्चित रूप से संस्था इंडिविजुअल है, तो उनको अपने तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं नीरज महरी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, बिहार के चुनाव के बाद ही एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन की सुगबुगाहट, जबकि इलेक्शन कमीशन तो वो लगातार कह रहे कि ये आरोप निराधार है, आइए जांच करा लीजिए, तब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बात करता इस पर। देखिए आरती जी, बिहार के चुनाव की जनता को जगाने का काम राहुल गांधी मुझे लगता कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें भी होंगी, आप लोग जागरूक होइए, और हर राजनीतिक दल की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो मतदाताओं को जागरूक करें कि किस तरह की घटनाएं अभी देश में तमाम जगह हुई हैं। मुझे लगता है उसको लेकर उनका बयान हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं, बहुत सारी चीजें ठीक भी पाई गई हैं। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि ईवीएम से निश्चित रूप से हैक किया जा सकता है, ईवीएम में तमाम गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो उसको लेके इलेक्शन कमीशन ने कोई आरोप प्रत्यारोप का जवाब नहीं दिया, और अचानक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने जिस तरह का बयान दिया, मुझे लगा इन सब सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री दें, चाहे देश। बिल्कुल मुकेश जी, ठीक है लौटूंगे आपके। मुकेश जी, अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बार बार यही बात को दोहरा रहे हैं कि भाई हमें विश्वास नहीं है, हमें भरोसा नहीं है, वो 26 दिसंबर को 2024 को भी यही महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं, कर्नाटक के बेलगावी में कि धांधली हुई, 7 फरवरी 2025 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने भी यहाँ पे भी यही बात कही कि गड़बड़ी हुई है, 20 अप्रैल 2025 को भी यही बात कही अमेरिका के बोस्टन में, तब भी आपने बहुत हो हल्ला किया था, और अब एक बार फिर से उन्होंने यही बात कही है। अगर नेता प्रतिपक्ष कहा जा रहा है तो कोई तो आधार होगा ना। तो बस बिहार में चुनाव हारने का बहुत बड़ा डर और एक हुआ बैठ गया है। उन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र जैसे हाथों से निकल गया है, वैसे बिहार भी हमारे हाथों से निकल जाएगा, और उनकी जो साख है वो चली जाएगी, क्योंकि कुछ ही राज्यों में उनकी सरकार बची है, और अगर आने वाले दिनों में उन्होंने अपने आप को साबित नहीं कर पाया बिहार में, तो उनकी साख जो रही बची वो भी खत्म हो जाएगी। रही बात चुनाव आयोग में जो धांधली की बात उठा रहे हैं, तो अगर ये बात कही जा रही है कि ठीक है, आप जहाँ आपकी शासन है जिन राज्यों में, वहां आप इस्तीफा दीजिए और फिर से चुनाव कराइए। आपको अगर चुनाव आयोग पे डाउट है या कुछ भी है, तो आप इस तरह से चीजें कर सकते हैं। लेकिन उनको क्या करना है, उनको सिर्फ प्रोपोगंडा करना है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा है ताकि जो बिहार चुनाव होने वाले हैं उसमें मतदाताओं को भ्रमित किया जा सके। इस तरह से उनका पूरा प्रोपोगंडा चल रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी करते हैं, और अगर मान लीजिए आप अपने देश जाके अपने देश के बारे में बोलते हैं, लेकिन बाहर जाके अपने देश के बारे में बोलते हैं, अगर आप उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष होने के लिए आपको इतना जिम्मेदार बनना होगा कि अपने देश की गरिमा का ध्यान अपने घर में रखना होगा, ना कि बाहर जाके आपको उसकी गरिमा का मजाक बनाना चाहिए। बिल्कुल शशांक जी, कौन कर रहा गड़बड़ी, कौन फैला रहा भ्रम, इस पर सब उलझता हुआ मामला नजर आ रहा है। देखिए, मामला कुछ भी उलझता हुआ नहीं है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और विपक्ष अगर
किसी प्रकार की मांग कर रही है तो इसे प्रासंगिक समझते हुए समिति का गठन करके इसकी जांच करवानी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2008 की बात है, तब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि सरकार अल्पमत में प्रतीत हो रही है, सरकार को बहुमत सिद्ध करना चाहिए। और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बिना किसी विवाद के बहुमत को सिद्ध किया था। उसी प्रकार आज की तारीख में अगर राहुल जी किसी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो सरकार को यह सिद्ध करके दिखाना चाहिए। सिर्फ जो है आप कांग्रेस के दौर में आरोप लगाते हैं तो जो है यह विपक्ष का धर्म होता है। और क्या लेकिन इसी ईवीएम में लोकसभा में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को बहुत शानदार जीत मिलती है, महाराष्ट्र में अच्छी खासी सीट आप लोग ले जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा में परास्त हो जाते हैं तो उस पर समीकरण बैठाने लगते हैं। बस वही मेन मुद्दा है, यही मेन मुद्दा है आरती जी। कि जब ये लोग हारते हैं एक एक करके भाई ओर से लगाए जा रहे हैं यही आरोप आज से कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए जा रहे थे, तब विवाद नहीं हो रहा था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं तो इस पर विवाद बढ़ रहा है। यह जो है यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हो रही है। इसलिए जो है ठीक है, मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार से इसलिए इस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ कि जब लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें मिलती है इंडिया गठबंधन को इसी महाराष्ट्र से, और अब जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें सिर्फ 41 सीटें जीत पाती है, नहीं 46 सीटों पर हिम्मत चाहती है महाविकास आघाड़ी। देखिए आरती जी, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में ईवीएम का सबसे पहले विरोध करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे। उसके बाद टीबी नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे और उनको किताब लिखी थी इसके ऊपर पूरी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार अपने पुरोधा जो पुराने नेता हैं उनकी तरफ भी देख लेना चाहिए। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में बयान दिया था कि पाकिस्तान की एक इंच जमीन भी पाकिस्तान के पास रहेगी हमारी, तो हम कोई समझौते के लिए अमेरिका नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पहलगांव जैसी घटना पे ट्रंप के एक ट्वीट मात्र से और टेलीफोन मात्र से तमाम चीजें खत्म कर देते हैं। नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं आप। पार्टी भी एक सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता को आप देखिए, जिसको वो अन्नदाता किसान कहती है, अन्नदाता किसान को दिल्ली में नहीं घुस पाया और पहलगांव में आतंकवादी घुसे आए। कितनी बड़ी संवेदन सरकार है, ये आपको हमें सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। रही बात ईवीएम की, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर सवाल अकेले राहुल गांधी नहीं उठा रहे। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। किस राजनीतिक दल ने नहीं उठाया, इसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी। मुद्दे से भटकाएगी, जनता के मुद्दों पे काम नहीं करेंगे, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेचर में है। और कोई भी चीज हो उसका एक नैरेटिव सेट करके उसको एकदम उल्टा दिखाने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता करने लगता है। ठीक है, लास्ट इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लगाए गए तो इलेक्शन कमीशन संतुष्ट करे। भारत की जनता को संतुष्ट करने की नैतिक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और भारत के संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है सवाल पूछने का। तो मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दल को इलेक्शन कमीशन संतुष्ट करे, उसके बाद अपना काम करे। अगर संतुष्ट नहीं कर पाता तो क्यों नहीं कर पाएगा इलेक्शन कमीशन? करना चाहिए। मुझे लगता है अगर भारत को संविधान के हिसाब से चलाना है और तानाशाही के हिसाब से चलाना है फिर कोई आपत्ति नहीं, जैसा चाहे वैसे करिए। ठीक है, लास्ट कमेंट मुकेश जी। देखिए, जैसा ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करती है और इस तरह के मुद्दों से भटकाती है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी आज भटकाती होती तो इतने ज्यादा राज्यों में और केंद्र सरकार में तीसरी हमारी पारी नहीं होती। जनता समझदार हो चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है और जनता बहुत ही सोच समझ कर वोट करती है। और जहां जिन राज्यों में हारते हैं ये कांग्रेस वाले या कोई भी इंडिया गठबंधन वाले, वहां वो इस तरह के सवाल उठाने लगते हैं। हमारी सरकार पूर्णतः मत में चल रही है और जनता का पूरा साथ है और आने वाले समय में भी तीसरी, चौथी, पांचवी पारी भी हमारी होगी, क्योंकि जनता जान गई है। आज राम मंदिर से लेकर जितने भी बड़े मुद्दे 370 के थे जो कभी इतिहास में किसी ने सोचा नहीं था कि ये मुद्दे शॉर्ट आउट होंगे, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वहां अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना की, 370 धारा हटाई। आज जितने भी बड़े काम रुके थे आज भारतीय जनता पार्टी के गौरवशाली इतिहास में पूरे हो रहे हैं। आज जो जनता सोचती थी कि ये कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, शशांक जी जल्दी से छोटा सा कमेंट प्लीज, समय देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्वर्णिम अतीत रहा है, जिसका अतीत स्वर्णिम रहता है।
उसी का भविष्य भी अच्छा होता है और आने वाले समय में बिहार ही नहीं पूरे देश में फिर से पुराने दौर में हम लौटेंगे और हर जगह हमारी भी सरकार होगी। धन्यवाद। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि चुनाव से पहले इस तरह का राहुल गांधी का बयान देना और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना, ये एक बात तो पता चलती हुई नजर आ रही कि राहुल गांधी की चुनाव को लेकर घबराहट बढ़ चुकी है। राहुल गांधी के इस बयान को कितना फायदा राहुल गांधी को मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयान पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आ गया और उन्होंने यानी कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस बयान को पूरी तरह से निराधार बताया। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ